नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय जाना। इस परिचय में हमने हिंदी साहित्य और भाषा के उद्भव और विकास के विषय में जानते हुए आदिकाल, भक्तिकाल और अब ये तीसरा वीडियो जो बना है इसमें हम रीतिकाल के विषय में जानेंगे। रीतिकाल का प्रारंभ 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी के से होता है। 1700 ईस्वी के आसपास हिंदी कविता में एक नया मोड़ आया। इसे विशेषतः तात्कालिक दरबारी संस्कृति और संस्कृत साहित्य से उत्तेजना मिली। संस्कृत साहित्य शास्त्र के कतिपय अंशों ने उसे शास्त्रीय अनुशासन की ओर प्रवृत्त किया। हिंदी में रीति या काव्य रीति शब्द का प्रयोग काव्य शास्त्र के लिए हुआ था, इसलिए काव्य शास्त्र बद्ध रस सामान्य सृजन प्रवृत्ति और रस अलंकार आदि के निरूपक बहुसंख्यक लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए इस समय के काव्य को रीति काव्य कहा गया। इस काव्य को श्रृंगारी प्रवृत्तियों की पुरानी परंपरा के स्पष्ट संकेत संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी और हिंदी के आदि काव्य तथा कृष्ण काव्य की श्रृंगारी प्रवृत्तियों में मिलते हैं। रीति काव्य रचना का आरंभ एक संस्कृतज्ञ ने किया। ये थे आचार्य केशव, जिनकी सर्वप्रसिद्ध रचनाएं कवि प्रिया और रसिक प्रिया और रामचंद्रिका है। केशव के कई दशक बाद चिंतामणि से लेकर 18वीं सदी तक हिंदी में रीति काव्य का अशस्त्र स्रोत प्रभावित हुआ, जिनमें नर नारी जीवन के रमणीय पक्षों और तत्संबंधी रसरस संवेदनाओं की अत्यंत कलात्मक अभिव्यक्ति व्यापक रूप में हुई। रीति काल के समस्त साहित्य को प्रवृत्ति भेद के आधार पर निम्नानुसार विभाजित किया गया है। रीति काल के कवियों को 3 भागों में बांटा जाता है, या रीति काव्य का वर्गीकरण हम 3 भागों में कर सकते हैं। रीतिबद्ध का कवि, ये पहले प्रथम जो विभाजन है उसमें आते हैं रीतिबद्ध कवि, जिनमें कवि केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, सेनापति और देव रहे। रीति सिद्ध कवि, इनमें बिहारी और रसनिधि रहे। तीसरा जो वर्गीकरण है रीति मुक्त कवि, घनानंद, आलम, ठाकुर और बोधा है। धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार ये रीतिकाल का संक्षिप्त परिचय पूरा हुआ। अगली स्लाइड में हम जो अंतिम हिंदी साहित्य का अंतिम काल है आधुनिक काल, उसके विषय में जानेंगे, जो इस प्रकार है। आधुनिक काल। आधुनिक काल का प्रारंभ 1850 से अब तक का माना जाता है, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। 19वीं शताब्दी आधुनिक युग का प्रारंभ है, जब भारतीयों का यूरोपीय संस्कृति से संपर्क हुआ। भारत में अपनी जड़ें जमाने के काम में अंग्रेजी शासन ने भारतीय जीवन को विभिन्न स्तरों पर प्रभावित और आंदोलित किया। नई परिस्थितियों के धक्के से स्थितिशील जीवन विधि का ढांचा टूटने लगा। एक नए युग की चेतना का आरंभ हुआ। संघर्ष और सामंजस्य के नए आयाम सामने आए। नए युग के साहित्य सृजन की सर्वोच्च संभावनाएं खड़ी बोली गद्य में निहित थी, इसलिए इसे गद्य युग भी कहा गया है। हिंदी का प्राचीन गद्य राजस्थानी, मैथिली और ब्रज भाषा में मिलता है, पर वह साहित्य का व्यापक माध्यम बनने में अशक्त था। खड़ी बोली की परंपरा प्राचीन है। अमीर खुसरो से लेकर मध्यकालीन भूषण तक के काव्य में इसके उदाहरण बिखरे पड़े हैं। खड़ी बोली गद्य में भी पुराने नमूने मिले हैं। इस तरह का बहुत सा गद्य फारसी और गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। दक्षिण की मुस्लिम रियासतों में दक्षिणी के नाम से इसका विकास हुआ। 18वीं सदी में लिखा गया राम प्रसाद निरंजनी और दौलत राम का गद्य उपलब्ध है, परंतु नई युग चेतना के संवाहक के रूप में हिंदी के खड़ी बोली गद्य का व्यापक प्रसार 19वीं सदी से हुआ। कलकत्ते के फोर्ट विलियम कॉलेज में नवागत अंग्रेज अफसरों के उपयोग के लिए लल्लू लाल और सदल मिश्र ने गद्य पुस्तक लिखकर हिंदी की खड़ी बोली गद्य की पूर्व परंपरा को विकास में कुछ सहायता दी। सदा सुखलाल और इंसा अल्लाह खां की गद्य रचना इसी समय में लिखी गई है। आगे चलकर प्रेस, पत्र पत्रिकाओं, ईसाई धर्म प्रचारकों तथा नवीन शिक्षा संस्थाओं से हिंदी गद्य के विकास में सहायता मिली। बंगाल, पंजाब, गुजरात आदि विभिन्न प्रांतों के निवासियों ने इसकी उन्नति और प्रसार में योग दिया। हिंदी का पहला समाचार पत्र
उदंत मार्टन 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी गद्य के निर्माण और प्रसार में अपने ढंग से सहायक हुए। आर्य समाज और अन्य सांस्कृतिक आंदोलन ने भी आधुनिक गद्य को आगे बढ़ाया। इस प्रकार हिंदी भाषा के विकास के साथ साथ हिंदी साहित्य का इतिहास समृद्ध बनता रहा।